कैसा डर जो इतने दिन निकल गए, अभी तो 7 दिन बाकी हैं, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। 2022 को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका डिफिकल्टी लेवल, इजी लेवल, आपकी तैयारी को अंजाम देने वाला पेपर आपके सामने आ चुका है। इस पेपर को फोड़ डालिए और इसमें देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। जितना स्कोर इस एग्जाम में, इस पेपर में आपके आएगा, उतने ही नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट, और ये बिल्कुल लेवल हम एग्जाम वाला लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बताइए, देखिए पूरा मॉडल पेपर हम ले आए हैं, तो इसे आप हल करके अपने स्कोर कार्ड को अपना व्यवस्थित कर लीजिए कि आपके इतने मार्क्स आने वाले हैं। और आप बता दें, फोन यूज मत करना। 2/3 की माइनस मार्किंग है, 2/3 की माइनस मार्किंग है, अर्थात इसको समझा दें आपको कि सर पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, अर्थात आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन अगर किया, दूसरा किया और तीसरा किया, ये तीनों हो गए गलत। अगर आपके तीनों गलत हो गए तो क्या हो गया सर, चौथा प्रश्न जब आप करेंगे तो इसका नंबर भी हम नहीं देंगे। अगर सही भी कर दिया आपने तो ये होता है 2/3 माइनस मार्किंग, अर्थात पहला गलत कर दिया, दूसरा गलत कर दिया, तीसरा गलत कर दिया, तो चौथा अगर सही हो गया तो इसका भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। आप 4 प्रश्न का मतलब आपको क्या है, हानि सहना पड़ेगा। तो आप ये माइनस मार्किंग समझ गए। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूरज का देश किसे कहा जाता है बताइएगा। तो उगते सूरज का देश म्यांमार, जापान, भारत, नॉर्वे। इसमें आंसर देना है आपको, क्या होगा। तो उगते सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। अगर आपने आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ये मतदान की आयु है, विवाह की आयु नहीं है। विवाह की आयु जो 21 वर्ष होती है, लेकिन मतदान की आयु बताया गया है। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, यह आपसे पूछा गया है। 55वां संविधान संशोधन 1986, इनमें से कोई नहीं। 61वां संविधान संशोधन 1989, 56वां संविधान संशोधन 1987। बताइएगा इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 जो होता है, या आपके मतदान करने की उम्र जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष तक कर दिया। अर्थात वर्तमान में पूछे कि मतदान करने की उम्र कितनी है सर, तो 18 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है सर, 18 वर्ष मतदान करने की उम्र आपकी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। आप सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को, 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, पेपर में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आपसे यह प्रश्न गलत होगा तो श्योर गलत होगा। अब आपने लगाया 5 सितंबर, तो आप बता दें कि आप 2 नंबर का नुकसान कर चुके हैं। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है सर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन एग्जाम में आपके पूछा गया विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइएगा विश्व शिक्षक कब दिवस मनाया जाएगा। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। समझ आ गया एग्जाम का लेवल कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में बताइएगा कि आपका कौन सा सही होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरि गोविंद, गुरु नानक देव। 4 का आंसर दीजिएगा। सुपर फास्ट क्लास ये है कि आपको आपके एग्जाम में आपकी तैयारी कितनी है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ये बताने के लिए सिर्फ इस क्लास का मकसद तैयार किया गया है। तो 4 का आंसर दीजिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद ने की थी। अगर आपने आंसर दिया गुरु गोविंद सिंह तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, कौन से गुरु थे बताइएगा। तो 10वें गुरु हो जाते हैं। कौन से गुरु हो जाते हैं सर, 10वें गुरु हो जाते हैं। ये सब कुछ हमने सामान्य ज्ञान में पढ़ा रखा है, आप जाकर के क्लास देख सकते हैं। अब भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइएगा। महानदी, सतलुज नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी। 5 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, सोचिए, विचार कीजिए, आंसर दीजिए। अपने में जो है ऑप्शन लगाइए कि कौन सा आप दे रहे हैं। तो भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर हो जाएगा, सतलज नदी पर हो जाएगा। कहां हो जाएगा, सतलज नदी पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है।
इनमें से कोई नहीं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सर इसमें आंसर दीजिएगा आप लोग कि कौन सा आपका सही हो जाएगा, बताइएगा कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिर कैसे, इसे याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अर्थात क्या है, हम आपको बता देते हैं, जो आपका सूर्य है, मान लेते हैं हम ये सूर्य है आपका, जो सूर्य है जो सबसे ऊपर है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक न पहुंचे, अर्थात ये है आपकी पृथ्वी है। क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, जिसे हम अर्थ कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा तभी तो हम कहेंगे ग्रहण लग गया, तभी तो हम कहेंगे ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। जब तक प्रकाश सूर्य का ना आएगा, जैसे सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, हम कहेंगे ग्रहण नहीं है। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश ना आए, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहां आ रहा है, पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, चंद्रमा पर ही रह जा रहा है, चंद्रमा पर रह जा रहा है। कुछ लोग इसे SME के नाम से भी याद कर सकते हैं कि सर सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये कुछ लोग ट्रिक है, लेकिन हमने आपको समझाने का प्रयास किया अपने स्तर से कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। नेक्स्ट आप बताइएगा NCTE है, क्या है NCTE, क्या है बताइएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 6 का आंसर दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होना, 7 का आंसर देना है। और आपके 6 में अब तक कितने सही हुए सोचिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल ऐसा ही आएगा और यही एग्जाम है, समझिए एग्जाम में है, और बिल्कुल समझिए यहां से क्वेश्चन भी रिपीट होने। NCTE का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइएगा। 7 का आंसर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप मत लगा देना, क्योंकि आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कौन सा एक्ट होता है, यह 1993 का एक्ट होता है। कौन सा हो जाएगा सर, 1993 का एक्ट हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर दीजिएगा। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म को हमने विधिवत पढ़ा रखा है, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में 12 मास्टर क्लास अपलोड है। आपके एग्जाम की दशा और दिशा दोनों को सुनिश्चित कर देंगी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर कर देंगी। तो आप सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को जरूर देखिए, जो 12 क्लास अपलोड है। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24, 25 और 20, 22। तो हम अभी जान लेते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे सर, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हुए सर, तो जैन धर्म में अगर आपने आंसर 24 दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, चूना पत्थर परिष्कृति के बाद परिवर्तित होता है, बताइएगा आंसर 9 नंबर, क्योंकि 2-4 प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब इसमें पूछा गया चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है, किस में होता है, क्या बताइएगा किस में हो जाएगा, तो सर मार्बल जो होता है, मार्बल में होता है। क्या होगा, मार्बल या संगमरमर कहते सकते हैं। मार्बल या संगमरमर होता क्या है सर, एक कायांतरित चट्टान होती है और चूना पत्थर परिष्कृत के बाद परिवर्तित हो जाता है मार्बल में। नेक्स्ट बताइएगा, 10 नंबर आंसर देना है। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी सहकारी बैंकों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। या 1969 उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है, या RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि वह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। नेक्स्ट बताइएगा, 11 नंबर का आंसर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करेगा, 12, 15, 6, 9, बताइएगा। आंसर टिक कीजिएगा कि आपका कौन सा सही होगा। तो 12 सदस्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने 12 सदस्य लगाए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करेगा, 12 करेगा। यह आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। बुकर पुरस्कार जीता जाता है, 12 का आंसर दीजिएगा। बुकर पुरस्कार जीता जाता है कथा साहित्य में, साहसिक कार्य में, विज्ञान के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में। 12 का आंसर दीजिएगा। तो आपका क्या है, कथा साहित्य में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, कथा साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार मिलता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट है। चौथा खंभा संदर्भित करता है, चौथा खंभा किसे संदर्भित करेगा, न्यायपालिका,
प्रेस, विधायिका, कार्यपालिका को। 13 का आंसर दीजिएगा तो इसे किसे करेगा? प्रेस को करेगा। किससे करेगा? प्रेस को करेगा। आपने आंसर प्रेस दिया था तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 14 का आंसर दीजिएगा, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन कहा जाता है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। 14 का आंसर देना है तो आपको क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाएगा? भारत का नेपोलियन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, किस देश ने हाल ही में, अभी हमने इसमें करंट को भी शामिल कर लिया, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? सबसे ऊंचा रेत का महल किस देश ने बनाया? पोलैंड, नाइजीरिया, डेनमार्क या सऊदी अरब। 15 का आंसर आपको देना है कि सबसे ऊंचा रेत का महल किसने बनाया सर? तो डेनमार्क ने बनाया है। किसने बनाया? यह रिकॉर्ड किसने कायम किया? डेनमार्क ने किया। अगर आपने ऑप्शन दिया सी तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि करंट शायद ये आप न कर पाए तो ऐसे एग्जाम में भी करंट आएगी, इससे आपसे 1-2 प्रश्न नहीं होंगे, तो उसी लेवल को हमने सम्मिलित किया है। तो अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल किसने बनाया? डेनमार्क ने बनाया है। नेक्स्ट आप बताइएगा कि सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के नाम से जाना जाता है? मंगल, बुध, बुध शुक्र, पृथ्वी मंगल, पृथ्वी और बुध। निकृष्ट ग्रह कौन होते हैं बताइएगा? हिंट दे दें? नहीं देंगे हिंट, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंट नहीं मिलेगी। निकृष्ट ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? बुध और शुक्र को कहा जाएगा। बताइएगा, बुध और शुक्र को कहा जाएगा? तो बिल्कुल सही, बुध और शुक्र को क्या कहा जाता है? निकृष्ट ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो बताइएगा रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, आपने अगर ऑप्शन नंबर सी दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, एग्जाम की तरह आपको सॉल्व करवा रहे हैं, केवल आंसर दे रहे हैं। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन देशों को? अब अगर आपको तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल तैयारी जाननी है, तो आप जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देखिए। हिंदी की क्लास बोर्ड पे पढ़ाई गई है, जो निःशुल्क बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड की गई है। पूरे यूट्यूब पे जो बता रहे हैं कि आप पूरा घूम लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा स्टडी संग्राम के बोर्ड वाली क्लासों से आएगा, क्योंकि वहां पे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आपको। अब यहां पे पाक जलमंडरू जो है कि अलग करता है 2 देशों को, तो भाई 18 नंबर का आंसर दीजिएगा तो क्या कौन सा हो जाएगा? अगर आपने आंसर दिया डी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत और श्रीलंका जो है पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा, 6 को एग्जाम होगा, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास और हिंदी की क्लास को रख लेना, एग्जाम से मिला लेना, मैच ना करे फिर बताना, क्योंकि पूरा पेपर कोई मैच नहीं करा सकता। जो है अधिकांश पेपर तो हम मैच करा सकते हैं, तो अधिकांश पेपर आपके स्टडी संग्राम की बोर्ड वाली क्लासों से आना है। आप जाकर के उन क्लासों को ऐसे नुकसान न जाने दीजिए, क्योंकि उसमें काफी मेहनत लगी। जाकर के आप सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास, हिंदी क्लास को कम समय में निपटा सकते हैं और कम समय में उन क्लासों के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो आप बताइएगा 19 का आंसर दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान बताना है, 350 में है, 356 में है, 280 में है या 324 में है? बताइएगा। अगर आपने 324 दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में होगा। अनुच्छेद 280 आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपकी बार कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, निर्वाचन आयोग 324 में होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पोंगल त्योहार है। पोंगल त्योहार कहां का है? तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का, केरल का? 20 का आंसर दीजिएगा, पोंगल कहां का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बनता है? लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हो जाते हैं सर? 28 राज्य हो जाते हैं। 28 राज्य आपके हो जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो आपका राज्य था वह केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया। आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक भी क्वेश्चन बन सकता है जो आप गलत करके आ सकें। राज्य कितने हैं सर? 28 राज्य हैं वर्तमान में, लेकिन इसमें क्या है 29वां राज्य कौन सा बना था? या पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, या आपसे पूछा जाएगा कि 29वां
राज्य जो बना था, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अब 29वां राज्य कौन सा बना था सर? तेलंगाना बना था। कौन सा बना था सर? तेलंगाना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बताइएगा, 22 नंबर का आंसर देना है। जापान की संसद का क्या नाम है? शोरा, मजलिस, डायट, नेसेट। संसद का नाम आपको बताना है। 22 का आंसर दीजिएगा। तो जापान की संसद का अगर आपने डायट दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि संसद से भी एक क्वेश्चन आएगा। जो करा रहे हैं लेवल वाइज करा रहे हैं, एग्जाम में प्रश्न आना है और क्या है, पेपर तो यही पूरा इसी तरह जितने नंबर आपके यहां आएंगे समझ लीजिएगा आपने वही तैयारी की है, उतने ही नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। स्वराज स्त्री संग्राम का यह दावा है। नेक्स्ट आप बताइएगा, ओमान की राजधानी कहां है? ओमान की राजधानी कहां है? रियाद, रामल्ला, अबू धाबी, मस्कट। 23 का आंसर दीजिएगा। तो ओमान की राजधानी आपकी मस्कट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मस्कट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का आंसर दीजिएगा। बिहू किस राज्य का त्योहार है? असम का, गुजरात का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का। 24 का आंसर दीजिएगा। तो बिहू किस राज्य का त्योहार हो जाएगा बताइएगा। अगर आपने दिया असम तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? असम का त्योहार हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? 29, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। 25 में कितने सही हुए? फिर अगले 25 में देखिए कितने सही होते हैं आपके। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताइए। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है। पेलग्रा होगा, बेरी होगा, ऑस्टियोमेलेशिया होगा या स्कर्वी होगा। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है सर। लेकिन 26 का आंसर आप दीजिए। आप एग्जाम में जानते होंगे सर विटामिन सी तो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लेकिन अगर आप न जान पाए कि विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है तो आप 2 नंबर छोड़ के चले आएंगे। तो यही तो एग्जाम में पूछेगा जो आपको याद नहीं होगा। तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताइए, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप बताइएगा, भारत में वेनेडियम धातु के भंडार की पुष्टि किस राज्य में मिली है? करंट से क्वेश्चन है, बताइएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम या केरल। वेनेडियम धातु के भंडार की पुष्टि मिली है, वह किस राज्य में मिली? 27 का आंसर दीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपने अरुणाचल प्रदेश लगाया। अब कहेंगे सर और करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 27 का क्या है? वेनेडियम के धातु कहां मिला? अरुणाचल प्रदेश में। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है, बताइएगा। 28 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। किससे संबंधित हो जाएंगे सर? बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट आप बताइएगा, कायरन पोलार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इन्हें कोई ऐसा कौन है जो नहीं जानता? कायरन पोलार्ड बताइएगा किससे संबंधित है, क्योंकि क्षेत्र संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, शायद यही रिपीट हो जाए। 29 क्या है? कायरन पोलार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या खो खो। तो आपको पता ही है 29 का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश के एक जनपद में खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। उस खेल विश्वविद्यालय का नाम बताना है कि कहां ओपन हो रहा है। लखनऊ में या प्रयागराज में या मिर्जापुर में या मेरठ में। कहां ओपन हो रहा है? तो आप मेरठ हो जाएगा। कहां पे? खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जो है मेरठ में बन रहा है। नेक्स्ट बताइएगा, 31 का आंसर दीजिएगा। अभी तक कितने सही हुए? आप सरकारी सीट से बाहर तो नहीं हो रहे हैं? अगर बाहर हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। 6 दिन है अभी आपके पास, 7 दिन। तो 7 दिन में सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास हमारी देखिए, वहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो जाएगा और आपके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर वहां से कंप्लीट होने के बाद आप अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आएंगे और आपको पढ़ने का नजरिया वहां से पता हो जाएगा। सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास इसलिए बनाए थे हम कि आपके पास कंटेंट बेस्ट से बेस्ट पहुंच पाए। अब फ्रांसीसी क्रांति का सर नारा सही बताइए कि कौन सा नारा हो जाएगा? 31 का आंसर आपको देना है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा कि स्वतंत्रता अधिकार कर्तव्य हो जाएगा, समता समानता भ्रातव्य हो जाएगा, स्वतंत्रता समानता भ्रातव्य
भ्रातव्य हो जाएगा, स्वतंत्रता समानता अधिकार हो जाएगा। 31 का आंसर दीजिएगा कि कौन सा आंसर हो जाएगा, तो स्वतंत्रता समानता भ्रातव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता समानता भ्रातव्य हो जाएगा। 32 का बताइएगा, गुल ए नगमा के लेखक कौन है। गुल ए नगमा के लेखक आपको बताना है शेख सादी, रघुपत सहाय फिराक, मोहम्मद इकबाल, फैज अहमद फैज। गुल ए नगमा के लेखक बताना है आपके कौन हो जाएंगे, तो रघुपति सहाय फिराक जो हैं गुल ए नगमा के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है। 33 का आंसर दीजिएगा, एशियाई शेर का घर है। गिर वन राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, पेरियार राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो एशियाई शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है सर, तो गिर वन राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। आखिर यह कहां पर है सर, तो यह गुजरात में आपके हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगर आपने 31 का आंसर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन माना जाता है, यह भी हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है, डायरेक्ट प्रश्न यहीं से आएगा एग्जाम में। न्याय, रामायण, गीता, ऋग्वेद। सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद भी पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ भी पूछा जा सकता है। तो 34 का आंसर सर क्या हो जाएगा, जरा बता दीजिए हमें कि आप कैसे आंसर को सही करके आएंगे। तो ऋग्वेद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्राणी की ज्ञान इंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं श्वसन में, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में। तो बताइएगा, ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, किसमें हो जाएगा, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। 36 का आंसर दीजिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनमें से कोई नहीं, एमएस स्वामीनाथन, सीडी देशमुख। बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। और भारत की बात की जा रही है, 36 का आंसर आपको देना है, तो एमएस स्वामीनाथन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट आप बताइएगा, 37 का आंसर दीजिएगा, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहां किया गया। 37 का आंसर आपको देना है कि सर क्या है, पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। 37 का आंसर दीजिएगा, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्ड एंड द मैन एज यू लाइक इट। 38 का आंसर दीजिएगा कि आपका क्या हो जाएगा। तो 38 बताइए, इसमें कौन सा जो है आपका शेक्सपियर द्वारा नहीं रचित है। तो आर्म एंड द मैन जो है या किसके द्वारा है, या शेक्सपियर द्वारा नहीं है, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा हो जाएगा। बाकी सभी जो पूछ लेगा से जो है शेक्सपियर द्वारा लिखित हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, 39 का आंसर देना है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहां स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। बताइएगा 39 का आंसर दीजिएगा कि क्या हो जाएगा आपका, तो नई दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए, अभी 7 दिन है, 7 दिन में तो पूरा एग्जाम की दशा और दिशा को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से स्कोर करके आ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप पूरा रिवीजन कर डालिए, 7 दिन बैठ जाइए कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्या है बिल्कुल खलास कर देना, निकाल लेना है। तो आप निकाल के गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि तैयारी आपकी तब मायने रखेगी जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बोलेगा। कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि हम इस एग्जाम को निकाल कर आएंगे। माइंड सेट कीजिए पहले, जब माइंड सेट होगा तभी आप एग्जाम को निकाल पाएंगे। ये नहीं है कि आपकी तैयारी भी है तब भी आप सोच रहे हैं एग्जाम नहीं निकलेगा, तो भाई सच में नहीं निकलेगा। आपकी तैयारी के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बोलना चाहिए, हाँ एग्जाम निकलेगा। अब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई, 7 अगस्त को। बताइएगा 40 का आंसर दीजिएगा, तो 7 अगस्त को हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा 41 का आंसर दीजिएगा, रिंगवर्म
इसे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित करना है। रिंगवर्म किससे होगा, या मलेरिया किससे होता है, कोलेरा किससे होता है, एनीमिया किससे होता है, इसे सुमेलित करना है आपको कि आखिर इसका आंसर सर क्या होगा। तो 41 का आंसर आपको दिखा देते हैं, इसमें आप लगा लीजिए कि कौन सा हो जाएगा। इसमें आपको लगाना है कि कौन सा आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आप इसमें अपना आंसर भी लगाएंगे तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। आप देख लीजिए 1 मिनट में कि आपका कौन सही हो जाएगा। अब हम आंसर बताते हैं इसका। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसे पुश कर लीजिएगा अगर आप आंसर देना चाहते हैं इसे वीडियो को। तो यहाँ पे रिंगवर्म किसके कारण होता है बताइएगा। 41 का आंसर रिंगवर्म जो होता है, या जैसे खुजली, जैसे खाज खुजली होता है, वह किसके कारण होता है। तो कवक या फंजाई के कारण होता है। किसके कारण होता है सर, कवक या फंजाई के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है बताइएगा, मलेरिया किसके कारण होगा। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होगा। किसके कारण होगा सर, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। कोलेरा किसके कारण होगा, कोलेरा जो जिसे कोलेरा कहते हैं, क्या होता है, कॉलरा भी कहते हैं कुछ लोग, तो जीवाणु के कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण होगा। और एनीमिया क्या होता है, एनीमिया जो होता है लहू की कमी होती है। एनीमिया सर क्या होता है, लहू की कमी होती है। तो अर्थात ए का क्या हो गया, 3 हो गया सर, ए का 3 हो गया। बी का क्या हो गया, 1 हो गया, बी का 1 हो गया। सी का सर क्या हो गया, 2 हो गया, और डी का क्या हो गया सर, 4 हो गया। 3 1 2 4, 3 1 2 4 किसमें आंसर है, 3 1 2 4 बताइएगा। 3 1 2 4 को बताइएगा कि कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कि कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है। कौन सा गवर्नर जो है राज्य हड़प नीति से संबंधित है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। 42 का आंसर दीजिएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो राज्य हड़प नीति से संबंधित कौन हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने, हमने कंप्यूटर को भी सम्मिलित कर लिया। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस क्या है, जो आप निर्देश देते हैं वह क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। कैमरा आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। लेकिन प्रिंटर जो आपका है यह क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, या आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक या रचना पर आधारित है। पद्मावत जो है किस लेखक या रचना पर आधारित है, अबुल फजल की, रसखान की, मलिक मोहम्मद जायसी की या अमीर खुसरो की। तो बताइए कौन सा लेखक है जिसकी रचना पर पद्मावत आधारित है। 44 का आंसर देना है। तो पद्मावत किस पर आधारित है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित कौन होती है, पद्मावत होती है। नेक्स्ट बताइएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुमिश ने, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनबी। बताइएगा 45 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा, महमूद गजनबी ने किया था। 1025 ईस्वी की बात है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कि धन मिल जाए, धन लूट ले। तो उसका मकसद क्या था, धन लूटना ही आया था, धन लूटने ही वह भारत आया था कि उस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और काफी धन खजाना लेकर चला जाता है। नेक्स्ट बताइएगा 46 का बताइएगा सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि, वाल्मीकि, कपिल या गौतम। बताइएगा सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन होते हैं। ये सांख्य है, और जैसे ये सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, मीमांसा के जितने साथ होते हैं ये सब कुछ सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। आपको कम समय में अच्छा कंटेंट अगर लेना है तो सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास जरूर देखना है, क्योंकि वहां से आपका पेपर आएगा। हम ये सोच रहे हैं कि पेपर आने के बाद भी ऐसा ना हो कि हमारे यहां से ही पेपर आए सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास से, लेकिन आप गलत करके आए। तो अगर आप नए हैं तुरंत जाकर के आप क्लास देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए। तो क्वेश्चन आएंगे तब आना, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को, लेकिन अभी जाकर के आप केवल क्लास देखिए। 46 का बताइएगा सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे कहा जाएगा, कपिल को कहा जाएगा। किसे कहा जाता है, कपिल को कहा जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 47 का आंसर दीजिएगा प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है बताइएगा। 47 का आंसर देना है। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। इन्हें द ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप बिल्कुल अपने पेपर को सॉल्व करने के करीब पहुंच चुके हैं। आप बताइए स्कोर आपका कितना हुआ? 48 पहुंच चुके हैं, 50 पर पहुंचते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं पंडित पूर्णचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल कृष्ण भट्ट। 48 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के यह संपादक रहे हैं। नेक्स्ट बताइए 49 पुस्तक का आंसर दीजिएगा। मदर पुस्तक किसने लिखी थी? बेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, टी.एस. एलियट ने, मैक्सिम गोर्की ने। 49 का आंसर दीजिएगा तो मैक्सिम गोर्की आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मैक्सिम गोर्की हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू होता है। जीएसटी लागू होता है 1 जुलाई 2017, 1 सितंबर 2017, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017। 50 का आंसर दीजिएगा, 50 का आंसर दीजिएगा तो कब लागू होता है सर? 1 अप्रैल 2017 को लागू होता है। भारत में जीएसटी कब लागू होता है? जीएसटी क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी भारत में 1 अप्रैल 2017 को लागू होता है। पूरा 50 का पेपर हल कर लिया। पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान आपने कितने अटेंड किए, कितने सही हुए, माइनस मार्किंग कट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपके मतलब कितने स्कोर अगर आप कर रहे हैं, आप अगर 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 70 प्लस नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप समझिए बेस्ट तैयारी के पास हैं और आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 70 प्लस से अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर आप 70 से कम स्कोर कर रहे हैं, 50 के आसपास हैं, 40 के आसपास हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए। सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देख लीजिए, प्रीवियस ईयर देख लीजिए। सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देखने से ये प्रॉफिट होगा आपका कि वहां से प्रीवियस ईयर आपके तैयार हो जाएंगे और कुछ नए प्रश्न जो बनेंगे वहां से भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के बाद कि भाई फुल पेपर कराया दिया गया है और पेपर तो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। और आप पता कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके मित्र के कितने आ रहे हैं, पता कीजिए। साथ में बैठ के चेक कीजिए कि आप इस प्रश्न को हल कीजिए, इस टेस्ट पेपर को, हमारे कितने आएंगे, आपके कितने आएंगे, मिलाइए कि आप अपनी तैयारी में कितना आगे पीछे हैं। तो अगर इस तैयारी को चेक करना है तो अपने दोस्तों के पास एक कंपटीशन सा फैला दीजिए। तो अंत तक जुड़े हैं अगर चैनल पर तो जाकर के प्लेलिस्ट में संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं।